पुलिस वाले किसी और को ब्लेम कर रहे होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज पुलिस को ब्लेम कर रही होती है, और ये सारी हम एक दूसरे पे कर लेते हैं। आप देखो क्लियर हो जाओ आपने करना क्या है। वो कहते हैं ना आपने बड़े होकर बनना क्या है। 30-40 साल हो गए आपको इस जंग में, आप एक स्पेशलिस्ट नहीं हो सके, आपको नहीं पता कैसे ट्रीट करते हैं। वज़ीर आज़म जो साबिक़ इमरान खान साहब हैं, वो अपने मुंह से एडमिट करते हैं कि 40,000 लोगों को रीसेटल करना था पाकिस्तान में, जिनमें 8-9 हज़ार जो थे वो फाइटर्स थे। आप लगता है अफगानिस्तान की बका आपके साथ सर पर है। आप इंटरनेशनल तौर पर उनके स्पोक्समैन बने हुए, आलाकार बने हुए। दहशतगर्दी एक कारोबार बन गया है, इसके खरीदार मौजूद है हमारे खिलाफ, इंडिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द व्यू विद सज्जाद मीर। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं सज्जाद मीर साहब। मीर साहब, वेलकम टू द शो। कल का दिन बहुत बुरा गुजरा, बहुत बड़ी कैजुअलिटी की लिस्ट आई। सब लोग एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं, पुलिस वालों से पूछा जा रहा है कि भाई ये पुलिस लाइन्स में कैसे घुस गया बंदा। उसी जगह पे CTD के ऑफिस हैं, DIGs के ऑफिस हैं, हाई सिक्योरिटी जोन है। कैसे एक आदमी चला गया और किस तरीके से वो इस तरह की चीज़ें लेकर चला गया कि इतना ज़्यादा उसने मतलब डैमेज किया। अब मसला ये है कि हमने पहले भी ये देखा था कि जब इस तरह के मामलात होते थे तो ये ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। पुलिस वाले किसी और को ब्लेम कर रहे होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज पुलिस को ब्लेम कर रही होती है, और ये सारी हम एक दूसरे पे कर लेते हैं। हमने सबक नहीं सीखा, इतना बुरा टाइम गुजार के आए हैं। देखें, ये जो कुछ हुआ है बहुत सेंसिटिव इलाका है, जैसे आप कह रहे हैं। माजी में हम इससे भी बुरे हालात से गुजर चुके हैं। कल हमने रेफरेंस दिया था GHQ पे इन्होंने कब्जा किया। नेवी के जो हमारा कामरा का बड़ा प्रेस्टिजियस एक सेटअप है, उस पर हमला किया, और त्यारा और नेवल मेहरान बेस पे हमला किया। इन तीनों जो हमारी फोर्सेस हैं उनके बड़े प्रेस्टिजियस जगहों पे हमले किए। मुझे याद आ रहा है कि जब 79 वगैरह में जंग शुरू हुई अफगानिस्तान की, खबर आई कि रूस ने अफगानिस्तान में आ गया है, और फ़ौरन उस वक़्त हमारे जो वज़ीर ख़ारजा थे उनके मुंह से निकला दैट सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। ज़ाहिर की हुकूमत थी, लेजिटिमेसी मिल नहीं रही थी, और दुनिया में उसको केस को प्लीड करने में ज़रा मुश्किल हो रही थी। सफारतकार तो प्रोफेशनल होता है, वो बड़े प्रोफेशनल सफारतकार थे, और ज़ाहिर है जो उस रजीम का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया था। थोड़े पैसे दिए अमेरिका ने कहा जल्द इस पीनट, ज़्यादा ने कह दिया, उन्होंने ज़्यादा दे दिए। उसके बाद हमने अपनी मर्जी के मुताबिक सारा कुछ किया। हमने उसी ज़माने में एटम बम बनाया, उन्होंने आंखें बंद करके देखते रहे, सारा कुछ देखते रहे। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। वो जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था ना, अब पता चला कि वही प्रॉब्लम है जो पैदा हुआ है। वो हमने एक नया प्रॉब्लम, अपने जो सारा फायदा शॉर्ट टर्म गेन के लिए एक लॉन्ग टर्म नुकसान कर लिया। मैं वो उस जंग को गलत नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि शायद वो उस वक्त रूस जब आया था तो हमें कुछ करना था, लेकिन हम उस दलदल में ऐसे फंसे के फंसे चले गए। हत्ता कि मुशर्रफ ने आकर वो जंग उन्हीं के खिलाफ, जिनसे मिलकर हम एक गैर मुल्की हमलावरों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, उन्हीं के खिलाफ एक दूसरे हमलावर के जरिए, अमरीकियों के जरिए, नेटो के जरिए, इनके जरिए जंग लड़ी। अपने एयर बेसिस दिए, पता नहीं क्या क्या किया, और रास्ता दिया, सब कुछ किया। सब, लेकिन ये जो फाइटर्स इस वक्त हैं, 2023 है, 2001 की बात है, मुशर्रफ वाला जो सारा वाक़या है, 22 साल गुजर चुके हैं। ये तो नई जनरेशन ऑफ फाइटर्स है। इनके साथ मामला कुछ हद तक तय भी पा गए थे। तय इस तरह पाए थे कि हमारी रियासत ने भरपूर तरीके से इनको जवाब दे के भगा दिया था। फिर इनको ये अफगानिस्तान में जब तालिबान आए तो उसके बाद मुज़ाकरात होने शुरू हो गए। वज़ीर आज़म जो साबिक़ इमरान खान साहब हैं, वो अपने मुँह से एडमिट करते हैं कि 40,000 लोगों को रीसेटल करना था पाकिस्तान में, जिनमें 8-9 हज़ार जो थे वो फाइटर्स थे। तो वो प्रोग्राम शुरू भी हो गया। तो क्या सोच रहे थे ये जो पॉलिसी साज इदारे थे कि जब इन लोगों को वापस ले आएंगे तो वो आराम से आम जिंदगी में आम लोगों के साथ मिलजुल के रहना शुरू कर देंगे? अब उस वहाँ से आप यहाँ आ गए हैं। ये कह रहे हैं ना, हम टेररिस्ट का बड़ा मुकाबला किया, फाइट भी की वज़ीरिस्तान में, जनूबी में, फिर इस्तिफादी में। कियानी को कहा वो शुमाली वज़ीरिस्तान में जारी रहा, बड़ा हुआ। उसने कहा 6.5 एजेंसियों में मैंने कार्रवाई की, आधी को छोड़ा हुआ था, वो अगले ने आगे कर दी। वो क्यों की, उन्होंने क्यों नहीं की, इन्होंने क्यों की? ये सारी हिकमत अमली की बात है। हिकमत अमली हमारी कभी इस बारे में क्लियर नहीं रही। यानी इसी से देख लीजिए, हमारी फौजी हिकमत अमली ये थी कि जनरल कियानी ने आधे वज़ीरिस्तान को नहीं छेड़ा, शमाली वज़ीरिस्तान को। बाद में आने वाले ने उसको किया, कहा, मैंने कहा जब वो शुरू किया उन्होंने कहा 4 हफ्ते का ऑपरेशन, हमें ब्रीफिंग दी गई, वो 4 साल चलता रहा। देखे ना, अच्छा चलिए, उसके बाद हमने फाइट करी, उसके बाद हमने रद्दुल फसाद किया, ये किया, उसको फाइट कर, हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, हमने कहा जी उस पर इतना अमल हुआ, इतना नहीं हुआ।
जितना नहीं हुआ उतना रोना रोती रहती है, हर बार होता है कि नेशनल एक्शन प्लान अमल नहीं हुआ। लेकिन टेररिज्म के ये सारे वाक़यात वो हैं कि जब अगर आप इनको ख़त्म कर दें तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उससे हाथ उठा लें, ये कांस्टेंट प्रोसेस है। उसके बाद आपने कहा हम हाउस इन ऑर्डर कर रहे हैं, जो कुछ किया था गलत किया था, हम कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली थ्योरी गलत थी, और हम कोई किसी की दूसरे मुल्क में दखल अंदाजी देना ठीक नहीं होता, हम हाउस इन ऑर्डर करते हैं, ना किसी मुल्क के मामले में दखल देंगे ना किसी को देने देंगे। उधर अफगान आगे उन्होंने कहा ये तो अपने आगे इन्होंने जहाद लड़ा है और जीत गए वगैरह, ईरान ने ये भी तो कहा, बिल्कुल ऐसी कहा, वेलकम किया। अच्छा, और उसके बाद मुज़ाकरा शुरू किए, और मुज़ाकरा के बाद जब कोई एक आध वाक़या हुआ तो उन्होंने कहा नहीं इनके तो ग्रुप का ही है, जिस ग्रुप से हाँ जिस ग्रुप से हम बात कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहा, फिर उन्होंने भी खत्म कर दिया। आप देखो क्लियर हो जाओ आपने करना क्या है। वो कहते हैं ना आपने बड़े होकर बनना क्या है। 30-40 साल हो गए आपको इस जंग में, आप एक स्पेशलिस्ट नहीं हो सके, आपको नहीं पता कैसे ट्रीट करते हैं। देखिए पेंटागन अपनी फील्ड देता है, स्टेट डिपार्टमेंट अपनी देता है, फिर व्हाइट हाउस को फैसला करता है, यानी एक तरीका होता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कभी हम लड़ना शुरू कर देते हैं, कभी हम सुलह की झंडा उठाते हैं चल पड़ते हैं, कभी उसको गलत कहते हैं कभी उसको गलत, हम एक्सट्रीम्स के अंदर रह रहे हैं, एक्सट्रीम के अंदर रह रहे हैं। दूसरी बात है हमें क्लैरिटी नहीं, हमने करना क्या है, किससे बात करनी है किससे बात नहीं करनी। अफगान हुकूमत को इसको कितनी मदद दे रहे हैं हमने उनके आने पर खुशियां भी मनाई हैं, उसके बाद उनकी मदद भी डिप्लोमेटिकली। वजीर आजम साबिक ने कहा था कि उन्होंने अपने शैकल जो स्लेवरी अफगान ने तोड़ दिए हैं, इसलिए तहरीक तालिबान, हाँ जी, उन्होंने गुलामी की शिकंजे जो है गुलामी के शिकंजे वगैरह वगैरह। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, आपने अमरीकियों को वापसी का रास्ता देने के लिए इस्लामाबाद उड़ के आते थे, इस्लामाबाद से प्रवास करते थे, आपके सारे जितने होटल थे वो बुक थे नेटो की फोर्सेस के वापस जाने पर, आपने बुश की पूरी मदद की। उसके बाद आपने कॉन्फ्रेंस कराई उनके लिए। आप लगता है अफगानिस्तान की बका आपके साथ सर पर है, आप इंटरनेशनल तौर पर उनके स्पोक्समैन बने हुए, आलाकार बने हुए, उसके जवाब में आपको क्या दे रहे हैं? हालात तो उससे भी खराब है। मुझे बताइए कि अगर ये शरीयत का नफाज है, मस्जिद में हमला करना और लोगों नमाजियों को शहीद करना, ये कौन सा इस्लाम है और कौन सी शरीयत है जिसको लेकर आप आए हैं? सर वो भी उसके अंदर भी तहरीक तालिबान वाले जो हैं उनका अपना एक मेन्यू जो है, उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि मसाजिद के ऊपर हमले नहीं किए जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि जमात और एहरार का एक स्प्लिंटर ग्रुप जिससे आपने कहा वो है, उसने जिम्मेदारी कबूल कर ली है, शायद वो ये जनाब ये अब कारोबार बन गया है, दहशतगर्दी एक कारोबार बन गया है। इसके खरीदार मौजूद हैं हमारे खिलाफ, इंडिया मौजूद है और भी होंगे, मैं बाकी नाम नहीं देता। अफगानिस्तान में कोई ग्रुप मौजूद होंगे, कोई होगा जो इनको पे भी करता होगा। भाई खुद कुछ धमाका करने वाले जो होते हैं या तो बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं, और आप कमाल है कि आप उनकी खेप पैदा किए जा रहे हैं, या फिर उनकी मजबूरियां होती हैं, वो अपने ख़ानदान पर कुर्बान हो जाते हैं और कहते हैं जी इसके बदले में उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे। जैसे कुछ लोग गुर्दा बेचते थे, वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी गई, इनकी ज़िंदगी सबर जाएगी। कुछ नफ्सियाती कुछ होते हैं, आपने उनको मोटिवेट किया होता है। तस्वीरें आई थी कि वो ये हूरों की तस्वीरें और पता नहीं क्या क्या तस्वीरें, जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है नौजवानों बच्चों को किया जाता है। जी वो हसन बिन सबा भी तो है ना हिस्टोरिकल। हसन बिन सबा है हमारे यहाँ जो टेररिज्म का आगाज है वो पुराना है। हसन बिन सबा तो उसमें एक सेंट्रल फिगर के तौर पर आता है जिसका नाम आता है, और फदायीन वहीं से बना है, असैसिन वहीं से बना है। असैसिन का लफ्ज़ का मतलब है कि असैसिन जो मुकद्दस शहादत हो ना, उसको असैसिनेट करना कहते हैं। ये असैसिन का लफ्ज़ जो है ये हशीशैन से बना है। हशीशैन का मतलब भंग होती है, आपको पता है? यानी भंग पी के लोगों को बेखुद कर देते थे, उठा के ले जाते थे, उनसे जो कुछ चाहते थे। बिल्कुल यही हूरों वाला कॉन्सेप्ट। वो सारे फदायीन कहलाते थे, जन्नत दिखा देते थे उनको। वो बैठे हुए हैं किसी कैफे में, उस जमाने के जो काबा खाने होते होंगे, उनको भंग पिलाई और वो बेखुद हुए, उठा के ले गए और वहाँ जाके जन्नत में रखा और वापस छोड़ गए। तो उन्होंने कहा कि अगर जन्नत पे जाना है आपने तो ये काम करना पड़ेगा। तो बहुत से काम होते रहे, हमारी तारीख उसकी गवाह है। लेकिन वो अब तारीख में जाने की बात नहीं, आप तो फौरी बात देखने की है कि आप अपनी हिकमत अमली तय करें। हिकमत अमली अब ये नहीं है कि इसके जवाब में आप अफगानिस्तान पे हमला कर दें, इसके जवाब में ये नहीं है कि आप अफगान हुकूमत के खिलाफ अपने तलका खराब कर लें। इसका जवाब ये है कि हर चीज़ को कंट्रोल करें। आप उनकी हर तरह मदद कर रहे हैं, आप अपना हर तरह का नुकसान कर रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता ना जी। हिकमत अमली और खारजा पॉलिसी तो ये है कि आप जिनका फ़ायदा कर रहे हैं उनसे आपको फ़ायदा पहुंचे। उन्होंने कहा था हमारी सरजमीन किसी दुश्मन के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, लेकिन हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा ये ले जाए,
آپ کی خارجہ پالیسی کو پسند نہیں، آپ لے آئے ان کو 4,000 5,000 40,000 کتنے لے آئے، آپ لے آئے ان کو اسلحہ سمیت لے آئے، اب ہاں جی ہماری مین اسٹریم کا حصہ بنے گا، ایسے تھوڑا بنتے ہیں یار. آپ وہ کہتے ہیں جی وہ تو آپ کے لوگ ہیں، ہمارے لوگ تھوڑے، آپ خود ان سے آپ خود ہینڈل کریں. تو اب سر یہ صرف واحد یہ ٹیررزم ہی مسئلہ نہیں ہے جس کو ہینڈل نہیں حکومت کر پا رہی، اکنامک فرنٹ کے اوپر بھی بڑی مشکل حالات ہیں، اور جب سے یہ حکومت آئی ہے مشکل فیصلے کرنے تھے، ان کو پتا تھا کہ مشکل فیصلے کرنے ہیں، تو یہ حکومت میں آئے کیوں تھے اگر یہ مشکل فیصلے کرنے سے اتنا گھبرا رہے تھے؟ یہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں. ٹو گیو دا ڈیول ہز ڈیو. یہ سر لٹکا کے نا دیکھیں، یہ جو آج فیصلہ بات سن لیں، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو کچھ بھی کرنا ہے یہ ہماری ساری قیادت سے بلند تر چیز ہے. مطلب نہ کسی کے بس کا نہیں ہے، نہ عمران کے بس کا ہے، نہ زرداری کے بس کا ہے، نہ شہباز شریف کے بس کا ہے، نہ نواز شریف کے بس کا ہے. اکیلے یہ مل جل کے بیٹھ، نہ اکیلے فوج کے بس کا ہے. یعنی کہ یہ بھی بالکل صحیح ہے، سب مل کے بیٹھ کے ایک حکمت عملی طے کریں اور خلوص دل کے ساتھ اس سے لڑیں. کیا مجال ہے کہ آپ کی بارڈر کی تار کوئی کاٹ لے؟ پھر آپ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقے جو پاکستان نے ضبط کر دی ہیں ان کو ہم آزاد کرائیں گے. کیا تمہارے باپ کی سرزمین تھی؟ پاکستان کا علاقہ تھا وہ، ہم نے اس کو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ الگ رکھا ہوا تھا، اب ہم نے اس کو چینج کر دیا. ہماری مرضی ہے نا، مطلب ہماری مرضی ہے. پاکستان تم کہتے ہو تم نے اس کو جنت بنایا ہوا تھا، اس کی غاروں میں چھپ پھرتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے وہاں، آپ تنگ کرتے تھے ہم کو، وہاں سے آتے تھے. بھائی کیا کچھ نہیں ہوتا رہا اس علاقے میں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پہلے خارجہ پالیسی کو ٹھیک کریں. نمبر 2 اس سے بھی پہلے خارجہ پالیسی ٹھیک کرنے سے پہلے کہ سارے مل کے بیٹھے، آل اسٹیک ہولڈرز، آل پارٹیز پلس آل اسٹیک ہولڈرز، جتنے بھی ادارے ہیں بیٹھ کے حکمت طے کریں اور طے کر لیں کہ اب اس سے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ قرآن پہ حلف اٹھا لے فلاں کر لے، یہ تو مکر جائیں گے. ہمارے ہاں تو بڑے ڈرامے ہوتے رہے. طے کر لیں ایک بات کہ اس سے ہم ڈیویٹ نہیں کریں. اور جب آپ یعنی ایک مین فریم ورک بنا لیں اور اسی کے اندر اپنی سیاست کو رکھیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ نے افغانستان کے ایشو کو ٹھیک ڈیل نہیں کیا، خاص طور پر مشرف کے بعد. مشرف نے جو حکمت عملی اختیار کی تھی اس کے بعد آپ ڈاما ڈولی رہے، کیونکہ وہ آپ کی غلطی تھی. پہلے جب آپ لڑے تھے تو آپ افغانیوں کے ساتھ مل کر روسیوں کے خلاف لڑے تھے، اب آپ امریکیوں کے ساتھ مل کر افغانیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس کی نہ آپ کو شریعت اجازت دیتا ہے، نہ آپ مشرف نے مروا دیا ہمیں. اب ہم سیاسی طور پر ضیاء کو گالی دیتے ہیں، ضیاء گالی دینا اتنا نہیں بنتا جتنا مشرف کو بنتا ہے. جنہوں نے ہمیں ضیاء کے زمانے کے بعد تو میں نے گیا ہوں وہاں، میں نے سمر کھیل میں دیکھا وہاں باہر ان کی ضیاء کی تصویر لگی ہوئی. میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ تو وہ کہنے لگا جی پشتو میں کہا، اس نے ساتھ والے سمجھا بھی کہہ رہا ہے یہ ہمارا محسن ہے. پاکستانی کرنسی وہاں چل رہی تھی، پاکستانی اشیاء وہاں بک رہی تھی. یعنی کہ وہ ایک طرح کا ایک بالکل چینج ملک تھا. طالبان آئے، بہتر صورتحال تھی، ویسی نہیں تھی لیکن بہتر صورتحال 94 کے بعد. 2001 میں جب اس نے امریکہ کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا تو صورتحال بالکل بدل گئی. یعنی وہ جو طالبان آئے تھے وہ کوئی ہمارے خلاف نہیں آئے تھے، بلکہ ہم پہ الزام تھا کہ ہم نے ان کو سپورٹ، ہم نے مسجدیں بنائی ہے، ہم نے سپورٹ کیا. بلکہ یہ آیا کہ ہم نے کابل پہ جلال آباد آفنس جو تھا اس کا بھی الزام ہمارے پہ لگا تھا، ہم نے پلان کر کے دیا، یہ کیا وہ کیا وہ سب. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اپنی، لیکن یہ کہ اس وقت کوئی آپ کے خلاف نہیں تھے. لیکن جب آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کر ان کے خلاف بندوق، اور آج بھی آپ پر پراکسی وار لڑ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اس لیے افغانی بھی آپ پہ اعتبار نہیں کرتے، امریکی بھی آپ پہ اعتبار نہیں کرتے. کیا خارجہ پالیسی آپ کی بنائی ہوئی؟ خارجہ پالیسی نہ کوئی جرنیل بنا سکتا ہے، نہ کوئی عام سیاستدان بنا سکتا ہے. یہ بہت بڑے ڈپلومیٹک مائنڈ کی ضرورت. بھٹو تھا خارجہ وزیر ہمارے، سر ظفر اللہ خان تھے، بولتے تھے پتہ چلتا تھا. میں ظفر اللہ خان کا نام لیتا ہوں، لوگ قادیانی نہ سمجھ لیں، قرار دے دیں مجھے. لیکن بات یہ کہ جو لوگ تھے آپ کے پطرس بخاری، احمد شاہ بخاری جب بولتے تھے وہاں یونو میں، تو وہاں آپ کے ڈپلومیٹس کا اسٹیچر مندوبین کا تھا. آج کے زمانے آخری زمانہ تھا، آغا شاہی اور یہ لوگ تھے. ہمارا ڈپلومیٹ وہاں جو مندوب موجود ہوتا تھا وہ انٹرنیشنل طور پر کوئی جب قرارداد ڈرافٹ کرنی ہوتی تھی اس سے ڈرافٹ کرائی جاتی تھی. آپ پتہ نہیں کیا پگمیز آپ نے، اس لیے کہ آپ نے فارن پالیسی فارن آفس کے ہاتھ سے لے کر سمجھا کہ ہم اس کو چلا سکتے ہیں. آپ نے فارن پالیسی کا مطلب یہ سمجھا ہوا ہے کہ افغانیوں سے دوستی کرنی ہے کہ دشمنی کرنی ہے، وہ ڈڈا چلانا ہے کہ ان کو. بھائی فارن پالیسی صرف اتنی چیز کا نام نہیں ہوتا، اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ ایشو.
جب ہمارے پہلے اس وزیر خارجہ نے کہا تھا ڈیٹ سالوز آف پرابلم، تو اس نے ایک اچھے ڈپلومیٹ کے طور پر بہت دور تک سوچا تھا کہ اس حکومت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس میں کیا مدد کر سکتے ہیں۔ لیجیٹمیسی جو اس وقت ضیاء الحق صاحب کو چاہیے تھی اس کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ سر تھینک یو سو مچ۔ ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک جو ہے وہ آپ دیتے رہا کریے، پروگرام کے نیچے آپ کے کامنٹس ہم پڑھتے رہتے ہیں، مزید بھی کامنٹس دیں تاکہ اگر آپ کو سجاد میر صاحب سے ایسا سوال ہے جو آپ چاہتے ہیں کوئی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں، سجاد میر صاحب جو ہے وہ تقریباً 5 دہائیوں سے زیادہ ان کا جرنلزم کا ایکسپیرینس رہا ہے، انہوں نے تقریباً تمام جو واقعات پاکستان کے ہیں ان کے وہ عینی شاہد ہیں۔ تو اگر آپ کو ماضی سے بھی کوئی سوال لانا چاہتے ہیں تو ہم ضرور وہ جو آپ کا سوال ہے وہ سجاد میر صاحب کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو اس کا جواب مل سکے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک۔ مجھے حسن افتخار کو اور سجاد میر صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔